हेलो एवरीवन, वेरी वेरी वेलकम टू द मोस्ट ट्रेंडिंग पीवाईक्यू सीरीज ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें आज का हमारा टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स। तो इन सेशंस में हम क्या करने वाले हैं, लास्ट 2 या 3 साल में आपके जो भी पीवाईक्यूज आए हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से, उनमें से कौन इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो है वो यहाँ पे मैं आपको सॉल्व कराने वाली हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस अगर आप करके जा रहे हैं तो मान के चलिए यहाँ से आपके हर चैप्टर से जो भी सेशंस आगे आते जाएंगे उनमें से पर्टिकुलर आपके क्वेश्चंस बनने वाले हैं एग्जाम में। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल सीरीज होगी। ठीक है, तो आजकल के ट्रेंडिंग में क्या चीजें चल रही है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, केमिकल काइनेटिक्स में एक्टिवेशन एनर्जी नाम का एक टॉपिक है हमारा, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आपका पूछा गया था और ये है आपका जुलाई 2024 का क्वेश्चन। देखिएगा क्या क्वेश्चन पूछा गया है, कैसे हमें सॉल्व करना है। द रिएक्शन A to B कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 एलिमेंट्री स्टेप्स विद देयर रिस्पेक्टिव एक्टिवेशन एनर्जीज। तो A से I से इंटरमीडिएट से फिर से A बन रहा है। बेसिकली ये आपकी कुछ इस टाइप की रिएक्शन है, ये हमें समझना आना चाहिए था। ठीक है, इक्विलिब्रियम का प्रोसेस इन्होंने दिया हुआ है और फिर इंटरमीडिएट टू P आपका क्या बन रहा है, फास्ट। एक्टिवेशन एनर्जी इनके कॉरस्पॉन्डिंग उसने दी हुई है। आपसे पूछा है ओवरऑल रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, तो आपको ओवरऑल रिएक्शन के लिए क्या निकालना पड़ेगा, के निकालना पड़ेगा। बिकॉज आरएनएस इक्वेशन है आपकी के इज इक्वल्स टू ए ई रेज टू माइनस ई ए अपॉन आर टी। इस बेसिस पे हम के निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम लिखेंगे इसके लिए डी बाई डी टी ऑफ, किसके लिए, प्रोडक्ट फॉर्मेशन की रेट होगी आपकी K3 इंटू आई। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट दिस आई, इंटरमीडिएट की कॉन्सेंट्रेशन हमें निकालनी पड़ेगी। उसके लिए हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं SSA मेथड। तो SSA जब आप अप्लाई करोगे, SSA फॉर A, इंटरमीडिएट के लिए SSA अप्लाई करेंगे, रेट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डी फॉर्मेशन। तो D बाई डी टी ऑफ आई, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0 पुट करना है। और किसको 0 पुट करना है, फर्स्ट वाली इक्वेशन में ये बन रहा है K1 A रेट से, इसी इक्वेशन में ये K2 I रेट से क्या हो रहा है, डिफॉर्म हो रहा है और माइनस K2 P लिखा जाएगा, माइनस K2 I, K3 I शुड बी 0। ये फॉर्मेशन की रेट और ये दोनों डी फॉर्मेशन की रेट। यहाँ से जब आप वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू निकालेंगे किसकी, I की, आपको क्या वैल्यू मिलेगी, K1A अपॉन K2 प्लस K3। ठीक है, ये वैल्यूज आपको यहाँ पे मिलने वाली है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसको फाइनल लिखूं क्या लिखा जाएगा, इस वैल्यू को हम उठा के रखेंगे यहाँ पे। तो dp बाई dt मेरा क्या निकल के आया, dp बाई dt इज नथिंग बट K3 इंटू K1A अपॉन K2 प्लस K3। ठीक है, तो आपके पास में जो फाइनल के निकल के आया है, ठीक है, वो है ये के इफेक्टिव आपका जो है वो है K3 K1 अपॉन K2 प्लस K3। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये फास्ट दिया हुआ है तो SSA ना लगाकर अगर हम प्री इक्विलिब्रियम मेथड भी लगाते, पी इक्विलिब्रियम मेथड, तो अगर हम प्री इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन यूज करें तो आपके पास में जो के निकलता है वो होता है के फॉरवर्ड अपॉन के एफ अपॉन के बी। तो ये बनेगा आपका, इसको अगर मैं लिखूं के इक्विलिब्रियम के एफ बाई के बी, तो ये हो जाता है K1 अपॉन K2। ठीक, ये वैल्यू को आप यूज करेंगे और यहाँ पे रख देंगे, या फिर हम बोले इनमें से आप कुछ भी एक वैल्यू को हटा सकते हैं। तो जब आप केवल प्री इक्विलिब्रियम मेथड यूज करेंगे तो ये टर्म आपको नहीं दिखाई देगी, और ये टर्म नहीं दिखाई दे रही है मतलब के इफेक्टिव आपका जो आ रहा है वो आ रहा है K3 K1 अपॉन क्या आ जाएगा K2। यहाँ से जब आप एक्टिवेशन एनर्जी निकाल के रखोगे, तो हमने ये बात की हुई है पहले कि जो डिनोमिनेटर में है उनकी एक्टिवेशन एनर्जी माइनस होगी उस स्टेप के लिए, और जो न्यूमरेटर है में है वो प्लस होंगी। तो आपको सीधा सीधा यहाँ पे आंसर दिख रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी प्लस होगी इसकी EA1 प्लस होगी, और डिनोमिनेटर में K2 है तो EA2। कहीं पे कोई पावर नहीं आ रही है, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा फोर्थ ऑप्शन। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। ठीक है, चलिए, तो एक क्वेश्चन हुआ एक्टिवेशन एनर्जी बेस्ड। ट्रेंडिंग पीवाईक्यू में एक्टिवेशन एनर्जी को आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएनएस इक्वेशन।
आर्यनियस इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो स्टेटमेंट वाइट एक क्वेश्चन आया था आपका जुलाई 2024 में, करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इन आर्यनियस इक्वेशन, k is equals to a e raised to minus of e upon rt। ये जो है आपका, इसे कहा जाता है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। इट इज डायमेंशनलेस। क्या ये डायमेंशनलेस होता है बताइए? तो ये डायमेंशनलेस नहीं होता है। दिस इज अ, देखिए ध्यान से समझे, दिस इज अ न्यूमेरिकल एंटिटी। ये एक न्यूमेरिकल एंटिटी है, इसका कोई यूनिट नहीं होगी, तो k और a की यूनिट क्या होंगी? सेम। तो जो यूनिट k का होगा वही यूनिट किसका होगा? a का भी। तो ये डायमेंशनलेस तो नहीं है। इट हैज अ यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज नेसेसरी हैज सेकंड इनवर्स इन इट्स डायमेंशन रिगार्डलेस ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या इसका यूनिट सेकंड इनवर्स होगा क्या? ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इट डज नॉट नेसेसरीली हैव एस इनवर्स इन इट्स डायमेंशन, it has concentration in its dimension regardless of the order of the reaction। समझिए, necessarily has S inverse। K की यूनिट्स क्या होते हैं ये याद कीजिए। K जो है आपका फर्स्ट ऑर्डर हो सकता है, सेकंड ऑर्डर हो सकता है, जीरो ऑर्डर हो सकता है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपकी यूनिट्स होती है K-1, जीरो ऑर्डर के लिए आपकी यूनिट होती है मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, जीरो ऑर्डर के लिए आपकी रिएक्शंस की इक्वेशन क्या होती है? हम यहाँ पे लिखेंगे R इज इक्वल्स टू के ए की पावर 0। तो कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, तो ये आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर के लिए होती है इसका रिवर्स, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। लेकिन हर बार आप पाएंगे एवरी टाइम यू विल गेट सेकेंड इनवर्स इन दी टर्म। ठीक है, तो दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन। दिस है, इट हैज नेसेसरीली हैज सेकेंड इनवर्स इन इट्स डायमेंशन रिगार्डलेस ऑफ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। कुछ भी ऑर्डर हो लेकिन इसके डायमेंशन में हमेशा सेकेंड इनवर्स तो आएगा ही आएगा। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। डज नॉट नेसेसरीली गलत हो जाएगा। इट हैज कॉन्सेंट्रेशन इन इट्स डायमेंशन रिगार्डलेस ऑफ द ऑर्डर। नहीं, अगर हम बात करें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में इसमें कहीं भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म नहीं आती है, बाकी सब में आती है। तो इसका आंसर ये भी नहीं होगा, सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, ये रहा आपका आर्यनियस इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यूनिट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इन दी फिजिकल केमिस्ट्री। यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इन पे बहुत ध्यान देने की हमें जरूरत है। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्यनियस इक्वेशन से ही आपके एक और क्वेश्चन आया था और ये दिसंबर 2023। तो आप ये ध्यान दीजिए, पे अटेंशन, आर्यनियस इक्वेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, According to Arrhenius equation, the plot that correctly describes temperature dependence of the rate constant। तो फिर से हम लिखते हैं K is equals to A e raised to minus EA upon RT। ठीक है, तो K वर्सेस 1 upon T के प्लॉट्स आपको दिए हुए हैं, तो हम ट्राई करते हैं। K is equals to A e raised to minus EA upon R into 1 upon T। तो ये आपका y अगर है, ये है y, यहाँ पे आपके कुछ कांस्टेंट टर्म है e की पावर माइनस a x का कर्व। इट मींस एक्सपोनेंशियल कर्व आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपोनेंशियल कर्व आ रहा है। ठीक है, आपको कर्व किसके किसमें प्लॉट करना है? k में और 1 अपॉन t में। ध्यान रखिएगा x की वैल्यू t नहीं है, x की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन t। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू a e रेज़ टू माइनस ex, इस मतलब एक्सपोनेंशियल डीके का कर्व आएगा। आपको एलिमिनेट करना है ऑप्शंस को। एक्सपोनेंशियल डीके का कर्व आएगा तो ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन कर्व तो नहीं बन सकते, नो स्ट्रेट लाइन कर्व। डीके कर्व जो होते हैं वो ऐसे डिक्रीजिंग होते हैं, ये वाले आपके इंक्रीजिंग कर्व होते हैं। तो इंक्रीजिंग कर्व भी नहीं आएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? एक सेकेंड, गड़बड़ किया क्या हमने? ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ए ऑप्शन, एक्सपोनेंशियल डीके का कर्व आएगा। जैसे जैसे आप 1 अपॉन टी को बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका के क्या हो जाएगा? कम। आप ऐसे भी देख सकते हो के इज इक्वल्स टू ए ई रेज़ टू माइनस क्या आ जाएगा आपका? ई ए अपॉन आर इंटू 1 अपॉन टी। जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ेगी ये पूरी वैल्यू डिक्रीज होते जाएगी और ये भी डिक्रीज होते जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा एक्सपोनेंशियल डीके में? 1 अपॉन टी। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा इसमें ए ऑप्शन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
कॉलिजन थ्योरी पे आपका क्वेश्चन आया था जुलाई 2024 में। कॉलिजन थ्योरी भी यहाँ से थोड़ा सा, पूरा चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें केवल इस पे ध्यान देना है, इस टर्म पे। ये जो क्वेश्चन था ना, ऐसे क्वेश्चंस 2 या 3 बार आपके प्रकट हो चुके हैं एग्जाम में, उसको थोड़ा सा आपको देख के जाने की जरूरत है। देखिएगा क्या कहा जा रहा है, द रेट कांस्टेंट ऑफ अ बायोमोलिकुलर रिएक्शन अकॉर्डिंग टू कॉलिजन थ्योरी। उसने आपको पूरी इक्वेशन दी हुई है कि KCT इज इक्वल्स टू Na 8 kBt अपॉन पाई म्यू की पावर हाफ e टू द पावर माइनस E नॉट अपॉन RT। आपसे क्या पूछा है, E नॉट इज रिलेटेड टू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द आरएनएस इक्वेशन। तो आरएनएस इक्वेशंस जो है आपकी, अगर वो टेम्परेचर डिपेंडेंट हमारे पास में इक्वेशंस आ जाती हैं, तो एक्टिवेशन एनर्जी होती है E नॉट प्लस MRT। ये हमारा आंसर होना था। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज M हियर। तो आपको पता होगा कि हम जब K की इक्वेशन लिखते हैं तो यहाँ पे T की पावर देखते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंस की बेसिकली हम बात कर रहे हैं। तो टेम्परेचर की पावर MK डायरेक्टली या हम ऐसा लिखते हैं कि जो आपका K है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की सम पावर M। और आप देखिए इस पूरे इक्वेशन में टेम्परेचर की पावर आपको कितनी दिखाई दे रही है, 1/2। मीन्स M की वैल्यू इस क्या है, 1/2 है। M की वैल्यू अगर 1/2 है, यहाँ पे आप वैल्यू पुट कीजिए, ये इज इक्वल्स टू E नॉट प्लस हाफ RT। ध्यान रखिएगा RT के मल्टीपल में हाफ आएगा, ठीक है। तो आप देखो इसमें E नॉट अपॉन 1 है, गलत। E अपॉन RT है, नहीं। हाफ E नॉट दे रखा है, RT का मल्टीपल नहीं है। आपका आंसर आएगा फोर्थ ऑप्शन, RT/2 प्लस, ठीक है। कॉलिजन थ्योरी में ये कॉन्सेप्ट आपका क्या है, इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ K, ठीक है। तो ये हमारा काम की चीज थी यहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना, ये वाला एक्सप्रेशन, ठीक है। कॉलिजन थ्योरी से आपके क्वेश्चन बना है, देखिए आपके आरएनएस इक्वेशन से क्वेश्चन बना है, एक्टिवेशन एनर्जी बेस्ड क्वेश्चन, और फिर से एक्टिवेशन एनर्जी बेस्ड क्वेश्चन ही है ये, कॉलिजन थ्योरी रिलेटेड, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेंचिंग का। क्वेंचिंग के क्वेश्चन ना जुलाई 2024 में ज्यादा पूछे गए थे, इसके पहले इतना नहीं पूछे गए हैं। तो देखिएगा ये भी एक नया और ट्रेंडिंग टॉपिक हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो आपको इससे क्वेश्चन दे दे, ठीक। क्वेंचिंग के क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा है, द फ्लोरोसेंस ऑफ A इज क्वेंच्ड बाय 10%। आपको देखते हुए चलना है कितनी क्वेंचिंग की है, 10% क्वेंचिंग की है इन द प्रेजेंस ऑफ 10 मिलीमोलार ऑफ B। तो क्वेंचर कौन है आपका B, और ये आपका क्या है, फ्लोरोफोर। इफ द फ्लोरोसेंस लाइफ टाइम ऑफ A इज इन द एब्सेंस ऑफ B इज 5। जब हमने क्वेंचिंग नहीं की है, A आपका सिंगल फ्लोरोफोर है, तब आपका लाइफ टाइम क्या दे रखा है, टो F आपका कितना है, 5 नैनो सेकेंड, ठीक है। लेकिन जब आपने क्वेंचर को मिला दिया तो आपका क्या, दिस इज क्वेंचर, क्वेंचर मिला दिया तो कुछ और चीज आएगी। तो आपसे पूछा है कि रेट कांस्टेंट फॉर द इंटरेक्शन बिटवीन B एंड फोटो एक्साइटेड A। तो क्वेंचर या हम बोले स्टर्न वॉल्वर इक्वेशन यहाँ यूज होने वाली। स्टर्न वॉल्वर इक्वेशन आपकी क्या कहती है कि हमारे पास आता है टो अपॉन टो नॉट। टो नॉट क्या है, विदाउट क्वेंचर आपका जो भी सीन है वो आएगा यहाँ पे। जब हमने क्वेंचर ऐड नहीं किया है तो वो कितना है, 5 नैनो सेकेंड। तो आपको बोला है 10% क्वेंचिंग हुई रखी है यहाँ पे, ठीक है। तो 10% क्वेंचिंग अगर है तो हम लिखेंगे टो अपॉन टो नॉट इज इक्वल्स टू 1 प्लस KSV इंटू Q, ठीक है। तो टो बाय टो नॉट 10% अगर क्वेंचिंग है, इसका मतलब इनिशियली अगर 100 होगा तो बाद में कितना रह गया होगा, 90। तो हम यहाँ पे लिखते हैं टो नॉट अगर 100 था, इसका ये कितना रह गया, 90%। तो यहाँ पे आ जाएगा 100 था इनिशियली, 10% कम हुआ तो 90 रह जाएगा, ठीक है। हो जाएगा 1 प्लस KSV इंटू कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी है आपको, 10 मिलीमोलार। 10 मिलीमोलार आपको दिया है और पूछा है मोलार इनवर्स सेकेंड इनवर्स में। तो मिलीमोलार को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मोलार में। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, देखिएगा 9/10 इज इक्वल्स टू 1 प्लस
के एस वी इंटू 10 इंटू 10⁻³ तो के एस वी इंटू 10⁻² बन जाएगा, इट्स इक्वल्स टू 1 माइनस 9/10। और यहाँ से के एस वी इंटरेक्शन जो है वो के एस वी से निकलेगा इंटू 10⁻² हो जाएगा 1/10। ठीक, 1/10 अगर ये हुआ तो यहाँ से आपके पास क्या वैल्यू आएगी, के एस वी इक्वल्स टू 1/10⁻³ 10⁻² यहाँ से हो जाएगा तो 1/10 बन जाएगा। अच्छा, नैनो सेकेंड इसने कुछ बोला था ना, 5 नैनो सेकेंड, तो इसका हमको क्या करना पड़ेगा, हाँ तो इसमें क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी, देखिएगा ये वैल्यू हो जाएगी के एस वी इक्वल्स टू 1/10⁻² से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज देखनी थी, अच्छा यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया यार, तो आएगा ना, उल्टा लिख दिया है, अपोजिट लिख दिया, टो नॉट अपॉन टो आएगा तो ये हो जाएगा 10/9। ठीक है, टो नॉट है इन दी एब्सेंस, तो ये वाला आपका टो नॉट के लिए, तो ये यहाँ से भी 10/9 होगा। अच्छा इसको दोबारा ही लिख लेते हैं, 10/9 अगर होगा तो हम लिखेंगे 10/9 - 1 इक्वल्स टू के एस वी 10⁻²। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा ये 9, आप एलसीएम लीजिए तो 10 - 1 इंटू इक्वल्स टू के एस वी इंटू 10⁻²। तो के एस वी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/9 इंटू 10⁻²। अब उसने आपसे पूछा क्या है, उसने के एस वी नहीं पूछा, उसने पूछा है रेट कांस्टेंट फॉर द इंटरेक्शन बिटवीन वी एंड फोटो एक्साइटेड स्टेट, मतलब के क्वेंचर आपसे पूछा हुआ है। तो के एस वी को हम क्या लिखेंगे, टो एफ इंटू के क्यू, ये हमारा फॉर्मूला है, टो एफ इंटू के क्यू। आपको टो एफ गिवन है कितना, 5 नैनो सेकेंड, आपको के क्यू निकालना है, तो के क्यू इज नथिंग बट के एस वी अपॉन टो एफ। ठीक है, तो यहाँ से आपको दिया हुआ है के एस वी की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻²। ठीक, और टो एफ कितना है, कहाँ गया, हाँ 9 5 नैनो सेकेंड्स, तो 5 इंटू 10⁻⁻9। ठीक है, अब ये हो जाएगा, यहाँ से अगर आप देखोगे तो 1/45 इंटू 10⁻11, तो 10⁻11 अपॉन 45, इसको जब आप सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा 2.2 10⁻²। तो बेसिकली ये ऑप्शन आता था। आप चाहते हैं तो इसको डायरेक्ट क्या भी लिख सकते हो, टो नॉट अपॉन टो इक्वल्स टू 1 प्लस के एस वी को ही हम लिखते हैं टो एफ इंटू के क्यू इंटू क्यू। तो क्यू इज नथिंग बट क्यू बी था आपका, यहाँ पे सारी वैल्यूज रख के हमें के क्यू की वैल्यू निकालनी थी कुल मिला के। ठीक है, के क्यू आपको निकालना था कि क्या, आपका आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। ये काम की चीज है इक्वेशन, ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन से आपके क्वेश्चन आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे February 2025 का क्वेश्चन है, पढ़ते हैं इसे। हाफ लाइफ्स फॉर द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन दैट आर फर्स्ट ऑर्डर इन बोथ डायरेक्शन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन, सपोज ये ए है ये बी है, इनके लिए हाफ लाइफ दी हुई है। इसका टी हाफ कितना है 24 और इसका टी हाफ कितना है 39 मिली सेकेंड। ये आपका K1 वाला होगा और ये K-1 वाला होगा रिएक्शंस में। ठीक है, आपसे पूछा है रिलैक्सेशन टाइम फॉर रिटर्न टू इक्विलिब्रियम आफ्टर ए टेम्परेचर जंप इज क्लोज टू। बेसिकली आपकी ये रिवर्सिबल रिएक्शन या अपोजिंग रिएक्शन से क्वेश्चन था, और रिलैक्सेशन टाइम का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन फॉरवर्ड प्लस बैकवर्ड, ऐसा लिख दो, या फिर K-1 KF अपॉन KB से लिख सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट आपको आंसर पुट करना था, के की वैल्यू निकालनी थी। इसने बोला है कि फर्स्ट ऑर्डर है, दोनों जो दोनों डायरेक्शन में इट इज फर्स्ट ऑर्डर। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर है तो के क्या होता है 0.693 अपॉन टी हाफ। टी हाफ क्या होता है ln2/k, तो ये हो जाएगा 0.693 अपॉन टी हाफ। तो K1 की वैल्यू क्या आएगी आपकी 0.693 अपॉन 24। सिमिलरली K2 आएगा 0.693 अपॉन 39। ये वैल्यूज हम यहाँ पुट कर देंगे। 2 = 1 अपॉन फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए 24, 0.693
अपॉन 24 प्लस 0.693 अपॉन 39। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। ये वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 0.693, अगर कॉमन ले लें 1/24 प्लस 1/39। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये था हमारा एक और टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। आई थिंक इसका आंसर जो था 21 मिलीसेकंड था, कंफर्म इसका आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो एक चीज तो आपके आ गई रिएक्शन ऑर्डर पे बेस्ड, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर से भी इस बार एक क्वेश्चन आया था दिसंबर 2023 में। तो हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर की चीजें आनी चाहिए। A reaction follows the rate law minus dA/dt is equals to KA square। बेसिकली ये कौन सी रिएक्शन हो गई, सेकंड ऑर्डर। Starting from an initial concentration A0, the time taken for concentration to reduce by A0 by 4, namely the quarter life। तो उसने T1/4 आपसे पूछा है क्या होगा। अब एक तो ये क्वेश्चन ट्रिक से हो सकता है कि आपकी फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस की ट्रिक क्या होती है, जो आपकी हाफ लाइफ है वो क्या होती है, या हम ऐसे ना करें, हम डायरेक्टली लिख देते हैं कि T1/4 का मतलब ये है कि A0 से A0/2 होने में कितना टाइम लगा और A0/4 होने में। उसने आपसे ये पूछा है ये टाइम कितना होगा, ठीक है। तो हाफ लाइफ जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, किसके केस में, सेकेंड ऑर्डर के केस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। तो अगर हमें यहाँ से कितना टाइम लग रहा है, अगर यहाँ से यहाँ जाने में आपको लगता है टी हाफ, तो ये कितना लगेगा, या इसको मैं डायरेक्टली बता देती हूँ। आप क्या करें, ये 3 है कि 2 है, 2 है, ठीक है। तो आपको इक्वेशन लिख देंगे 1 अपॉन KT इज इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे, KT इज इक्वल्स टू 1 अपॉन A माइनस 1 अपॉन, क्या लिखा जाएगा, A0, 1 अपॉन A माइनस 1 अपॉन A0। आपसे उसने कितना पूछा है, A0 से A0/4 हो गया है, तो के T1/4 इज इक्वल्स टू रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई, A0/4 माइनस 1 अपॉन A0, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, KT1/4 इज इक्वल्स टू 4/A0 माइनस 1/A0। तो ये आ जाएगा आपका KT1/4 इज इक्वल्स टू 3/A0, ठीक है। तो T1/4 जो निकलेगा वो आएगा 3 अपॉन KA0। ये आपका आंसर है, ठीक है। तो आंसर जो आएगा वो आएगा डी ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर की रिएक्शंस की इक्वेशंस हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। ये होगा आपका सेकंड ऑर्डर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी से भी आपका एक क्वेश्चन बना था। क्या क्वेश्चन था, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी वाज डेवलप्ड टू एक्सप्लेन एम्पिरिकल RNS एक्सप्रेशन फॉर द रेट कांस्टेंट। इसमें सारी रामायण लिख के आपको दे रखी है। फॉर नॉन लीनियर ट्रांजिशन स्टेट with number of atoms n है, effective number of vibrational degree of freedom। तो बेसिकली उसने आपको vibrational degree of freedom आपसे पूछी है, ठीक है। तो vibrational degree of freedom मैं आपको यहाँ पे सारा ही बता देती हूँ। वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन में इन जनरल बात करते हैं हम। जनरली क्या होता है, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3n। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे 3n है। इसमें से ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3, या हम इसको पहले और सेग्रीगेट करते हैं। लेट्स टॉक लाइक दिस। आपके पास में टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3n, ठीक है। हम बात करते हैं नॉन लीनियर मॉलिक्यूल की और बात करते हैं लीनियर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स के कॉन्टेक्स्ट में ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 आती है, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 3 ही आती है। तो बची कुची किस में चली जाएंगी फिर, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में। तो अगर ये चली गई तो 3n-6 आपकी बचती है इसमें। लीनियर के केस में क्या होता है कि ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 3 ही होती है, लेकिन रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास 2 ही होती है, तीसरी नहीं होती, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 अलोंग द थर्ड एक्सिस।
तो फिर वाइब्रेशनल में कितनी बचेंगी, इन दोनों को माइनस कर दीजिए, 3n माइनस 5। दीज आर नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल सिचुएशन थी। बट नाउ वी आर टॉकिंग रिगार्डिंग ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट के केस में क्या होता है ना, ट्रांजिशन स्टेट के केस में आपका एक और लूज वाइब्रेशन होता है। तो अगर आपकी ट्रांजिशन स्टेट नॉन लीनियर है तो नॉर्मली जो आंसर आता है उससे एक कम आंसर आएगा, 3n माइनस 7, और यहाँ पे आएगा लीनियर के केस में अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा 3n माइनस 6। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन जो था उसका आंसर क्या आएगा, देखिए आपकी एक नॉन लीनियर ट्रांजिशन स्टेट है, इन जनरल क्या होना चाहिए 3n माइनस 6, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट के केस में एक और लूज वाइब्रेशन आएगा, सेकेंड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो आपको बताने थे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे थे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के। केमिकल काइनेटिक्स के बाद में एक और टॉपिक हम लेके आएंगे। तो इस तरीके से इस वीक में आपको डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के ट्रेंडिंग पीवाईक्यूज जो 1-2 साल में आए हुए हैं वो सारे मैं यहाँ पे करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को जरूर जरूर से करके जाइएगा ताकि एटलीस्ट आपको ये आइडिया रहे कि आने वाले क्वेश्चंस लगभग लगभग कुछ इसी टाइप के आएंगे, कौन से टॉपिक्स आपके नॉर्मली पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।